गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज शिक्षक दिवस है, धन्यवाद आप लोगों के लिए। चलिए, आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? थोड़ा सा आवाज़ के बारे में और मेरे को बता दीजिएगा, फिर अपन क्लास चालू करते हैं। थैंक यू सूरज, अलका, अंजलि, थैंक यू। डॉली, थैंक यू। काजल, आवाज़ ठीक है? ओके, अब चालू कर रहे हैं अपन अपनी क्लास। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक मिट्टी को लेकर के है, सॉइल यानी मिट्टी। और ये मिट्टी वाले टॉपिक को अपन जो पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर अपन पढ़ चुके हैं, मिट्टी वाले टॉपिक को जो पढ़ेंगे अपन, उसमें अपन भारत की मिट्टी और मध्य प्रदेश की मिट्टी दोनों को साथ में ही अध्ययन करेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, जैसे एक साथ में तैयार हो जाए। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मिट्टियों में। मध्य प्रदेश में यदि अपन देखते हैं तो मध्य प्रदेश में स्पेशल रूप से 3 या 4 मिट्टियाँ मुख्य रूप से हैं, और भारत में यदि अपन देखते हैं तो 8 मिट्टियाँ हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो मिट्टियाँ हैं उनमें से केवल 5 मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ICMR के नाम से जाना जाता है। उसने मिट्टी का वर्गीकरण भी किया है और भारत की मिट्टियों को उन्होंने 8 भागों में बांटा है। यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि भारत की मिट्टी को कितने भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। तो ICMR के अनुसार भारत की मिट्टियों को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप थोड़ी सी पढ़ाई पर अपन कंसंट्रेट कर रहे हैं। भारत की मिट्टी, सबसे पहला प्रश्न आता है, ये मिट्टी होती क्या है? अपन किसको मिट्टी की रूप में परिभाषित करेंगे? इसको थोड़ा देख लीजिए, किसे मिट्टी के रूप में परिभाषित करेंगे? यदि आपसे पूछ लिया जाता है, हालांकि इस तरीके की एग्जाम में परिभाषाएं नहीं आती हैं, केवल ये पूछ लिया जाए आपसे कि मिट्टी क्या होती है, तो क्या अपन जवाब देंगे मिट्टी के बारे में? तो ये ध्यान रखिएगा, मिट्टी क्या होती है? जो ऊपर का आधार होता है, उस आधार में जाकर के मोटे, मध्यम और बारीक जो कण होती हैं, उन मध्यम, बारीक, मोटे कणों को ये अपन मृदा के रूप में जानते हैं। ये कलेल वगैरह होते हैं जो कोलाइड के माध्यम से, यानी कोलाइड के माध्यम से ये छोटे बड़े कण आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मृदा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, हालांकि यहाँ विज्ञान शब्द की जगह अपन भूगोल शब्द इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो भूगोल की एक मुख्य विषय है आपका, और भूगोल में मिट्टी का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन कहते हैं पीडोलॉजी, यानी मृदा विज्ञान का अध्ययन पीडोलॉजी। और पीडोलॉजी के अंतर्गत अपन मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, मिट्टी का वर्गीकरण किस तरीके का होता है, उसकी बनावट क्या है, कहाँ कहाँ फैली हुई है, इन सब का अध्ययन पीडोलॉजी के अंतर्गत अपन करते हैं। और मृदा विज्ञान पर जो अनुसंधान रिसर्च संस्थान है आपका, वो कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। और मिट्टी की ऊपरी परत को यदि हटा दिया जाता है तो उसके जस्ट नीचे फिर आपकी चट्टानें मिलती हैं, चट्टानें। और इन चट्टानों के नीचे क्या मिल जाते हैं? खनिज मिल जाते हैं। जैसे अपन इस डायग्राम को देखें तो ये ऊपर की जो परत है आपकी, ये तो मृदा है, और नीचे आपकी क्या है? चट्टान है, इस तरीके से। और 4 मिट्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं पहली आपकी जलोढ़ मिट्टी है, जो ये देख रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। और ये वाली जो मिट्टी है इसको कई नाम दिए जाते हैं, जैसे कछारी नाम दिया जाता है इसको, कॉप मिट्टी कहा जाता है इसे, दोमट कहा जाता है इसे, एलुवियल कहा जाता है इसे। इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं आपकी इस वाली मिट्टी के। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। यदि आपसे इस तरीके का प्रश्न आता है तो नदियों के द्वारा बहा करके जो तल छट लाया जाता है, यानी नदियाँ ऊपर से, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ या जो अन्य नदियाँ तेज़ गति से बहती हैं और बहती हुई नीचे तक तल छट लेकर के जब आती हैं, फिर अपवाद के स्वरूप में पानी तो बह जाता है, लेकिन उनका जो अवसाद है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो कहलाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी।
और ये जलोढ़ मिट्टी खास तौर से नदियों वाले इलाके में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी, जैसे गंगा नदी का जो मैदान है आपका, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, इसके अलावा सिंधु नदी का मैदान है, यानी जो उत्तर भारत के हो गए आपके, इसके अलावा कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है। तो इन नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई जो मिट्टी है वो कहलाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में कई प्रकार की फसलें होती हैं। हालांकि इस मिट्टी में जल धारण क्षमता कोई ज़्यादा नहीं होती है, पानी ज़्यादा देर तक नहीं रोकती है ये। इसके बाद आती है आपकी काली मिट्टी, ये ब्लैक सॉइल है। ये ज्वालामुखी का जो लावा होता है उससे निकलती है, चट्टानों के आग्नेय चट्टानों के तलछट से बनती है, अपरदन से बनती है, ज्वालामुखी से निर्मित होती है। इसलिए इसे अपन यहाँ पर एक नाम और दे देते हैं लावा मिट्टी के नाम से, ज्वालामुखी से निकल रही है इसलिए। और भी नाम है इसके, रेगुर के नाम से भी इसे जाना जाता है, रेगड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक साली के नाम से भी जाना जाता है, इसे केवाल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से इसके और भी नाम हैं। कपास की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे अपन कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये स्वयं को जोतने का काम भी करती है, क्योंकि जब पानी डालती है तो चिकनी हो जाती है और जब इसमें सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती है, इसलिए स्वयं को जोतने का कार्य करती है। इसके बाद में आपकी लाल मिट्टी आती है जो आपकी भारत में तीसरे नंबर पर है। और इस मिट्टी का मूल विशेषता ये है कि ये ग्रेनाइट जो चट्टान होती है उनके क्षरण से बनी है। ये उपजाऊ कम होती है। यदि अपन सिंचाई के साधनों को समुन्नत कर लें तो इस मिट्टी का उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस मिट्टी के नीचे खनिज ज़्यादा मिलती हैं। ये लेटेराइट मिट्टी है जो तमिलनाडु केरल वगैरह में मिलती है, थोड़ी सी मात्रा में ये आपकी मध्य प्रदेश में भी मिलती है, बालाघाट छिंदवाड़ा वाली बेल्ट में थोड़ी सी केवल ये मिट्टी। इससे ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं। ताप रोधी है ये आपकी, जो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा सहन सकने की क्षमता होती है वहाँ पर इस मिट्टी का अपन निर्माण करते हैं या इसका उपयोग करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं, एक एक मिट्टी को उठा रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, परिभाषा में अभी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम यानी बीच के और बारीक कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही, कार्बनिक कण भी होंगे इसमें और अकार्बनिक कण होंगे, इनके मिश्रित कण को ही अपन क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह पर मिट्टी हटाने पर चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि ऊपरी सतह से जैसे आप मिट्टी हटाएंगे तो नीचे चट्टानें मिल जाएंगी आपको। यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही अपन, जो छोटे या बड़े हो सकते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। और मिट्टी का अध्ययन अपन किस में करते हैं, मिट्टी का अध्ययन तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मिट्टी के कण हैं, ऊपर आपकी जो वनस्पति वगैरह लगी हैं। इसे दूसरे तरीके से समझे तो ये है, तो ये नीचे की साइड में आपकी चट्टान है और ये ऊपर की साइड में आपकी क्या है, मिट्टी है। ये मैं 3D में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप जल्दी से इसे क्लियर हो सके। अब इसको अपन यदि हटाते हैं तो यहाँ से नीचे से चट्टानें आ जाएंगी। चट्टान का ऊपरी भाग जो छोटे मोटे कणों का जो मिल करके बना होता है, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही कण पाए जाते हैं, मृदा कहलाता है। जैसे इसको अपन हटाते हैं तो इसको हटाने के बाद में क्या बचता है आपका, ये आ गई आपकी चट्टानें आ गई। तो इस तरीके से चट्टानें आ जाती हैं। पीडोलॉजी क्या है, मैं बता चुका हूँ। पीडोलॉजी आपको भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। ये इसमें मिट्टी के निर्माण के बारे में, उसकी बनावट के बारे में, उसके धरातल के बारे में, उसके स्पेशल कैरेक्टर यानी लक्षणों के बारे में, और वो कहाँ पाई जाती है यानी वितरण के बारे में भूगोल की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे ही अपन कहते हैं पीडोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है, पीडोलॉजी। और भारतीय मृदा विज्ञान जो संस्थान है आपका, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है आपका, तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय मृदा संस्थान आपका भोपाल में स्थित है। भारतीय मृदा संस्थान कहाँ पर है आपका, भोपाल में। तो ये ध्यान रखना, पीडोलॉजी मृदा का अध्ययन है। सीधा सीधा प्रश्न आता है आपको, ये पूरा नहीं है, ये केवल जब अपन PSC वगैरह का एग्जाम देते हैं उसमें जब लिखना होता है तब अपन इन चीज़ों को लिखेंगे, इन 3 लाइन में। बाद बाकी का पीडोलॉजी क्या है, आपसे जो 1 लाइन फैक्ट में जो क्वेश्चन आएगा, मृदा विज्ञान, मिट्टी का अध्ययन, ये है आपका। मृदा की प्रकार, अब इनको कितने भागों में बांटा है, तो एक वैज्ञानिक हुए थे 1879 की बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सन याद नहीं रखना, ये नाम याद रख लेना, डॉक्सेव नाम इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जब अपन SSC वगैरह का पेपर देते हैं तो उसमें इस तरीके के प्रश्न बनते हैं आपके, क्या बताइए निम्नलिखित में से मिट्टी के वर्गीकरण से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है, तो ये कौन से थे, डॉक्सेव हैं। बाद बाकी और हटा दिए जाएंगे विकल्प। तो इन्होंने मिट्टी का वर्गीकरण किया था और मिट्टी को सामान्य और असामान्य मिट्टी में विभाजित किया था। इन्होंने ही भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। तो डॉक्सेव नाम याद रखना है, सन याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्सेव ने भारत की मिट्टियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी को ये अपन नाम क्या दे रहे हैं, कछार मिट्टी भी कह रहे हैं, एलुवियल मिट्टी भी कह रहे हैं। इसी मिट्टी को अपन एक नाम और देते हैं अपन, कछारी मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, एलुवियल मिट्टी हो गई, कॉप मिट्टी भी कहा जाता है इसे, कॉप मिट्टी। इसे दो भागों में बांटते हैं अपन, आगे आएगा आपका जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में, कौन सी, एक बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं और नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे अपन खादर कहते हैं। आगे आएंगे जी आपका, अगली है काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेगड़ के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा काली मिट्टी। इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं अपन, अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम है, वो आगे चर्चा करेंगे। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी और मरु मिट्टी, मरु माने मरुस्थल वाली मिट्टी। तो इस तरीके से इन्होंने इसे 5 में बांटा है। इनका वर्गीकरण एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आपको इसे कंफ्यूज मत होना। आप केवल इतना याद रखना, डॉग 7 ने कितने भागों बांटा है, 5 भागों में। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसके बाद भारतीय अनुसंधान कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इन्होंने भारत की मिट्टी को कितने भागों बांटा है, 8 में। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ICAR ने भारत की मिट्टी को कितने भागों बांटा है, तो ध्यान रखना ICAR ने कितने भागों बांटा है, 8 भाग। 8 कौन कौन से हैं, उनमें जलोढ़ है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे काली है, ये सेकंड नंबर में भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये लाल एवं पीली मिट्टी है जो 3rd नंबर पे पाई जाती है। इसके बाद में फिर आपका चौथे नंबर पे लेटेराइट है, फिर शुष्क मिट्टी है, फिर लवणी मिट्टी है, इसके बाद पीटमय मिट्टी है, इसके बाद वनी मिट्टी है। तो इस तरीके से इनका फिर क्रम का निर्धारण हो जाता है। तो ये आप 4 याद रखें, ये 1st नंबर पे है, ये 2nd नंबर पे है, ये 3rd नंबर पे है और ये आपकी 4th नंबर पे है। ठीक है ना। ये जलोढ़ मिट्टी जो है जहाँ जहाँ नदियाँ होंगी उस नदी वाले इलाके में मिलेगी, क्योंकि नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है ये मिट्टी। तो ये नदी वाला बेल्ट मध्य प्रदेश में कहाँ पर है आपका, तो अपन जो मध्य भारत का पठार है आपका, तो मध्य भारत के पठार में चंबल नदी महत्वपूर्ण नदी है आपकी। तो चंबल नदी के द्वारा बहा करके लाई गई जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है आपकी, जलोढ़ मिट्टी ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, खासतौर से मालवा के पठार में पाई जाती है और नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। तो मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी ये काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। भारत में बात करेंगे तो भारत में ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलेगी आपको, महाराष्ट्र, और 2nd नंबर आपका कौन सा है, गुजरात, ये है। और ध्यान रखिएगा काली मिट्टी को अपन कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब ये फैक्ट को ऐसे याद कर लेना, वर्तमान में कपास सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो महाराष्ट्र में ही हो रहा है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। लाल पीली मिट्टी को यदि अपन देखेंगे तो केरल तमिलनाडु वाला बेल्ट है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इलाका, खासतौर से बुंदेलखंड वाला जो बेल्ट है उसमें आपको लाल पीली मिट्टी मिलती है। और लेटेराइट मिट्टी आपकी मध्य प्रदेश में बालाघाट छिंदवाड़ा थोड़ा सा बेल्ट है वहाँ मिलेगी। इसके अलावा अपन देखेंगे तो तमिलनाडु और केरल में आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। अब अपन एक एक मिट्टी को क्रम से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखें अपन इन मिट्टियों का तो इस तरीके से है, थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। ये वाला जो अपन देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए जरा, इस तरीके से मैं ये जो बना रहा हूँ आपको, नीचे तक जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ से ये आपका नीचे तक जाएगा जी आपका, है ना, ये वाला जो बेल्ट है आप इस तरीके से ये पूरा जा रहा है, ये पूरा जो इलाका है आपका, यानी ये वाला इलाका आपका जलोढ़ का है। क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी आ गई आपकी, सिंधु नदी आ जाएगी इस वाले बेल्ट में, ये गंगा नदी यमुना नदी आ जाएगी, इधर ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। नीचे देखेंगे तो गोदावरी कृष्णा कावेरी वगैरह इन नदियों का बेल्ट आ जाएगा। तो ये वाला जो इलाका है ये जलोढ़ मिट्टी का है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा। ये वाला जो बेल्ट देख रहे हैं यहाँ पर ज्वालामुखी की गतिविधियाँ संचालित रही हैं, दक्षिण भारत है ये आपका, प्रायद्वीपीय कह सकते हैं आप इसे। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में सबसे ज़्यादा, 1st नंबर महाराष्ट्र, 2nd नंबर गुजरात। और नीचे की साइड में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में मालवा का पठार आ जाता है यहाँ पर, और साथ में आपका क्या आ जाता है, मालवा के पठार के साथ में एक चीज और आ जाती है, वो नर्मदा सोन घाटी। यहाँ पर ये वाला जो इलाका देख रहे हैं अपन, ये इस तरीके की ये देख रहे हैं, ये लेटेराइट मिट्टी है आपकी। ये कौन सी है, लेटेराइट। और ये रेड आपको जो दिख रही है ये आपकी लाल मिट्टी है। और यहाँ पर ये पर्वत वाले भाग में ऊपर देखेंगे ये पर्वतीय वाला है, ये पर्वतीय या वनी मिट्टी के नाम से जाना जाएगा, ये पर्वतीय या वनी मिट्टी है। और इस वाले बेल्ट में जो आप देख रहे हैं ये मरुस्थली मिट्टी है आपकी, मरुस्थली। पश्चिमी आपका पश्चिम का क्या हो जाएगा, इधर का पश्चिम राजस्थान है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो दक्षिण में आपका पंजाब, और इधर पूरब में आपका है, इस साइड में ये पूरब होगा आपका, तो पूरा उस पूरब में आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा के पूर्व में आपका ये इलाका हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई जाती है मरुस्थली मिट्टी यहाँ इस इलाके में। और ये वाला जो इलाका है आपका, यहाँ पर पाई जाती है आपकी तेल ताड़ के लिए क्षारीय मिट्टी रहती है। तो इस तरीके से मिट्टी है आपकी। अब एक एक चीज़ को अपन देख रहे हैं, इसमें से सबसे पहले पढ़ाएंगे अपन जलोढ़ मिट्टी। तो ये अपन मैं बता चुका हूँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है।
तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई तलछट से होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुलई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है। बुलई और चिकनी ये दोनों मिट्टी आपस में जब मिलते हैं इनके पार्टिकल, उससे आपकी जलोढ़ मिट्टी बनती है। इस मिट्टी को अपन कछारी मिट्टी कहते हैं। इसके नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कछारी मिट्टी, इसे एल्यूवियल मिट्टी, इसे कॉप मिट्टी और इसे दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनके नाम, तो ये नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कछारी मिट्टी, एल्यूवियल मिट्टी, कॉप मिट्टी, दोमट मिट्टी, तो इन सब के नाम से इसे जाना जाता है। यदि अपन देखें थोड़ा सा डायग्राम के रूप में, तो इस तरीके से ये नदियाँ बाहर निकलती हैं, पानी तेज गति से बह जाता है और इनके साथ जो अवसाद होती है वो क्या होती है, रुक जाती है। तो इससे ये मिट्टी बनती है मैदानी इलाके में। इस तरीके से आपकी ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो रहा है। उपजाऊ होती है ये मिट्टी, ऐसा नहीं है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तर विशाल मैदान को आवृत करते हुए, आवृत का मतलब फैली हुई है, गंगा नदी के डेल्टा तक फैली हुई है। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और बुलई दोमट मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कैसी होती है, सबसे कम होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। बुलई दोमट मिट्टी जो होती है या जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें जल धारण की क्षमता कैसी है, कम है, ज़्यादा जल धारण नहीं है। जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी में, ये ध्यान रखिएगा। यदि अपन मैप में देखें तो ये है आपका, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला आपका, ये पूरा का पूरा बेल्ट है आपका, ये बना रहा हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं ये वाला पूरा बेल्ट, ठीक है ना, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये वाला जो पूरा बेल्ट देख रहे हैं आप, ये किसका है, आपका जलोढ़ मिट्टी का। ये इधर ये आप देख रहे हैं ये पर्वतीय मिट्टी है, जैसे अपन बनी मिट्टी कह रहे हैं। ये वाली मरुस्थली मिट्टी हो गई है आपकी, और ये वाली आपकी काली मिट्टी है। और यहाँ पर ये वाले जो आप देख रहे हैं ये लाल मिट्टी है आपकी, ये लेटेराइट मिट्टी है। और इस तरीके का ये देख रहे हैं ये कौन सी आपकी लाल मिट्टी है। तो इस तरीके से इनको मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है। यदि अपन इस मैप पे देखेंगे तो ये वाला बेल्ट पूरा निकल के आता है, इसके अलावा ये पूरा निकल के आएगा यहाँ से लेकर के, और फिर ये होता हुआ थोड़ा सा इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो इधर का ये सब आपका जलोढ़ मिट्टी वाला ही इलाका है। और ये जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तर विशाल मैदान को आवृत करती हुए किसमें मिल जाती है, गंगा नदी के डेल्टा तक फैली हुई है ये मिट्टी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी में ना। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो ये वाला इलाका है, ये वाला चंबल नदी वाला इलाका है। मध्य भारत का पठार यही है आपका, तो इस इलाके में ही सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न आ जाता है मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी उत्तर दिशा में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ये केवल जलोढ़ में ही नहीं है, अन्य मिट्टियों में भी है जो आपकी नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम होगी। इसी कारण से जलोढ़ मिट्टी में अपन कौन सी खाद देते हैं, यूरिया खाद देना आवश्यक है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ सके। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं जिनमें खासतौर से नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, इनकी मात्रा कैसी पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें कम होती हैं, इसलिए अपन कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो यूरिया खाद का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में ही बांगर और खादर ये दो मिट्टियाँ आती हैं। तो बांगर जो है आपकी, आप बताएं जरा, मैंने अभी बताया आपको, बांगर मिट्टी किसे कहेंगे। थैंक यू भैया, लक्ष्मण कुशवाहा थैंक यू, विक्की थैंक यू, सुनील थैंक यू, आप सभी लोगों को शुक्रिया, आप लोगों ने विश किया, धन्यवाद। अच्छा बताएं जरा, बांगर मिट्टी किसे कहेंगे और खादर किसे कहेंगे। बांगर किसे कहेंगे, पुरानी को, सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख सकते हो। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इस प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कभी कंफ्यूज हो जाए कौन सी नवीन जलोढ़ मिट्टी है, तो खादर, खादर में खाद शब्द आ रहा है, और खाद कैसी होती है, नई होती है, नवीन होती है। तो खादर कैसी हो गई, नई हो गई, और बांगर जो बची वो कैसी हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिएगा। और जलोढ़ मिट्टी का यदि रंग की बात करें तो ये रंग होता है इसका हल्का धूसर, हल्का धूसर यानी ग्रे कलर का होता है इसका रंग। इस तरीके से देख सकते हैं, ये वाला रंग है, ये धूसर रंग है आपका, इस तरीके का रंग का प्रयोग होता है। और इस मिट्टी में पोटास और चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस कम है, लेकिन पोटास और चूना कैसा है, पर्याप्त मात्रा में है। और ये भारत में कहाँ मिलेगी, तो ये मैं बता ही चुका हूँ, गंगा का मैदान है, सिंधु का मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, गोदावरी नदी का मैदान है, और कावेरी नदी का मैदान है। तो इन सब में आपको कौन सी नदी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। पूरा अपन ने किनारा किनारा मैंने बताया था अभी आपको। अब इसके बाद में आ जाता है इस मिट्टी में उत्तर भारत में सिंचाई के माध्यम से, यदि सिंचाई की अपन सही व्यवस्था करते हैं तो कौन कौन सी फसल ले सकते हैं। तो इस मिट्टी में अपन ले सकते हैं गन्ना की फसल। गन्ना की फसल साल में एक बार होती है। गेहूं की फसल ले सकते हैं। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है,
तो गेहूं यूपी में सबसे ज़्यादा है, अपन पढ़ चुके हैं इसको। इसके अलावा जूट ले सकते हैं, जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू ले सकते हैं, तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अब जरा जवाब दीजिएगा जरा इसका, तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तंबाकू, तंबाकू के लिए पहला नंबर पर राज्य कौन सा हो चुका है। इसके अलावा तिलहन है, तो ये आपकी गन्ना है, ये जूट है आपका, ये गेहूं है और ये तंबाकू है, तो ये फसल ले सकते हैं। ज़रा कमेंट्स करके आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। ये आपका गन्ना, गन्ना शुगर केन के नाम से जाना जाता है, विश्व की प्रमुख नगदी फसल है। नगदी फसल क्या होती है, नगदी फसल उस फसल को कहा जाता है जैसे मार्केट में बेच करके तुरंत पैसा मिलता है, तो ये नगदी फसल के अंतर्गत आती है। जैसे तंबाकू आती है, ये भी नगदी फसल में आती है। आलू है, आपकी जो सब्जियां हैं वो भी नगदी फसल में आती हैं। और ये शुगर केन से यानी जो गन्ना है उससे अपन क्या क्या बनाते हैं, तो उससे गुड़ बनाते हैं अपन, इसके अलावा शक्कर बनाते हैं उससे। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, दूसरे नंबर पे भारत है आपका। और यदि अपन मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन नरसिंहपुर में होता है। और राज्य के रूप में यदि अपन लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। शुगर भी आपकी सबसे ज़्यादा है और वो भी है गुजरात, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा जरा। तंबाकू आपका कहाँ हो गया, गुजरात हो गया, पहले आंध्र प्रदेश था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये गन्ना है आपका। गन्ना के संस्थान कहाँ पर है, कल अपन ने पढ़े थे संस्थान, एक तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, आपको याद होगा लखनऊ में मैंने आपको 5 संस्थान पढ़ाए थे। एक तो ये गन्ना हो गया, इसके अलावा एक आम है आपका, आम संस्थान, आम शोध संस्थान भी आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसके अलावा बीरबल साहनी है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने ऐसे ही कराया था, बीरबल ने आम खाए, गन्ना खा गया था, जैसे उसकी तबीयत खराब हो गई। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, वानस्पतिक हैं, तो वानस्पतिक शोध संस्थान है। और बाद में फिर क्या लेने गए, दवाई लेने गए, तो CDRI है। CDRI का मतलब क्या हो जाएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। राष्ट्रीय शर्करा और मैंने दलहन बताया था, दाल को शक्कर को कान में डालो, तो ये कहाँ हो जाएगा, कानपुर में। इसके अलावा एक और है बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, बसंत दादा के नाम पर, ये पूना में है आपका। इसके अलावा चीनी प्रौद्योगिकी मिशन, ये नई दिल्ली में है आपका। और गन्ना प्रजनन संस्थान, ये प्रजनन करने के लिए अपन कहाँ जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो कोयम्बटूर, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, कोयम्बटूर, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उद्योग भी है, साथ में गन्ना प्रजनन संस्थान भी है। ध्यान रखना, शोध होगा लखनऊ में और प्रजनन करने कहाँ जाएंगे, कोयम्बटूर में, तो यानी टूर पे जा रहे हैं। तो इसको इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा। इसमें एक बीमारी भी होती है, ये बीमारी भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, कि पायरेला नाम का जो कीड़ा है वो किस फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो पायरेला नाम का जो कीड़ा होता है वो गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका पायरेला है, ये कीड़ा, ये छोटा सा कीड़ा है, ये आप जो देख रहे हैं, ये छोटा सा कीड़ा है पायरेला। तो पायरेला जो कीट है वो किस फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपसे इस तरीके का प्रश्न आता है, तब आपका जवाब होगा गन्ना। इसके अलावा इसमें फफूंदी के द्वारा भी एक बीमारी फैलती है, जिसकी वजह से आपका जो गन्ना है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, लाल। ये फफूंद यानी फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी है, फफूंद या फंगस के द्वारा होती है, इसमें ये रेड या लाल हो जाता है आपका। इसके बाद तंबाकू है, तंबाकू में पहले नंबर पे आपका गुजरात हो गया है। तंबाकू जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो राजमुंदरी में है। याद करने का तरीका है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। अब आप एक कल्पना करें, इमेज करें, एक राजा है, राजा मुद्री माने अंगूठी पहन के तंबाकू घिस रहा है, तो इसको याद कर लेना, राजमुद्री, तो क्या घिस रहा है, तंबाकू। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ये तंबाकू के लिए है आपका। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ये मालूम है। तंबाकू की फसल इस तरीके की होती है। भारत में तंबाकू को लाने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है, पुर्तगाली लोग लेकर के आए थे भारत में तंबाकू। ये देखो, ये गरीबों की सिगरेट है, बीड़ी का मजा ले रहे हैं। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, पहले तो आपका यही है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं काली मिट्टी के निर्माण के बारे में, कि ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी से जो उद्गार होता है उसमें से लावा बाहर आता है। लावा जब जमना चालू कर देता है तब उससे एक चट्टान बनती है, उस चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान और बेसाल्ट चट्टान। ये सब उसी से बनती है आपकी आग्नेय बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान का जब टूटना चालू होता है तब उसका क्षरण जब चालू होता है बेसाल्ट चट्टान का, आग्नेय चट्टान का, तो उनके क्षरण से आपकी बनती है काली मिट्टी। इसी वजह से काली मिट्टी को अपन लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन रेगुड़ के नाम से भी जानते हैं, इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कपास की फसल यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। ये देख सकते हैं, ये ज्वालामुखी है आपका, इस मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से।
ये देख सकते हैं इस तरीके से ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। ज्वालामुखी में जो विस्फोट हो रहा है ना आपका ये वाला, इसे ज्वालामुखी का मुख कहती हैं। मुख को कहा जाता है क्रेटर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे कहेंगे क्रेटर। ये छोटे छोटे से जो दाने दिख रहे हैं आपको, इनको कहा जाता है बम्ब। बम्ब, ठीक है ना, जो बड़े होते हैं उनको बम्ब। और ये छोटे छोटे से स्पॉट से आप नजर आ रहे हैं आपको, इनको कहेंगे लेपिली। लेपिली, ये ध्यान रखना, लेपिली। और ये जो आपका ये बना है पूरा का पूरा इस तरीके का धुआं जैसा निकला है, इसे कहा जाता है सोल्फ तारा। सोल्फ तारा, ये धुआं सा जो गुबार जैसा उठा था, इसे क्या नाम दिया जाता है? सोल्फ तारा नाम दिया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये गुबार उठ रहा है, ये सोल्फ तारा है। इसमें SO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प ये काफ़ी मात्रा में होती हैं। इस तरीके से ढरकते हुए नीचे की ओर आती हैं आपके। ये जागृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है आपका। भारत में भी ये ज्वालामुखी पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। भारत में भी थे पहले। जो आपका प्रायद्वीपीय का पठार है आपका, दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है, उसमें ज्वालामुखी की गतिविधियां हुई हैं। क्योंकि ये गतिविधियां नहीं होती तो ये काली मिट्टी आपको नहीं मिलती। तो ये सोल्फ तारा है आपका, ये समझ में आ गया। जब ये शांत हो जाता है, फटता नहीं है, तो ये झील जब इसका मुंह जो है वो बड़ा हो जाता है, तब इसे अपन बोलते हैं कोल्डेरा। इसे क्या नाम दिया जाता है? इसके मुंह को कोल्डेरा। और जब इसमें पानी जमा हो जाता है शांत ज्वालामुखी में, कोल्डेरा में, तब इसका नाम पड़ जाता है कोल्डेरा झील। तो इस तरीके से झील का निर्माण भी होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके में। अभी अपन जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये इस तरीके से लावा बाहर निकल के आता है, आप देख सकते हैं ये लावा बाहर निकल रहा है। और इसी से आपकी पहली जो चट्टान बनती है, उस चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान। फिर आग्नेय चट्टान के प्रकार है आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है ना। तो बेसाल्ट का जो क्षरण होता है, उस क्षरण से बनती है आपकी क्या चीज़? काली मिट्टी, है ना। इस तरीके से लावा है। और इसी में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर से निकल करके आ रहा है, इसलिए। ये देख सकते हैं ये लावा निकल के आ रहा है बाहर आपका। अब ये पानी के अंदर जब गिर जाएगा और वहाँ जाके ठंडा होगा, जमेगा, तब ये बेसाल्ट चट्टान बनाएगा। और जब ज्वालामुखी के अंदर से ही जब निकल के आ रहा है तो वहीं ठंडा हो जाएगा, तब ये ग्रेनाइट चट्टान बनाएगा आपका। अलग अलग जगह पे जा करके ये दरारों में जाएगा तो लेकोलिथ, बेकोलिथ, फेतोलिथ, सिल, डाइक, इस तरीके की स्ट्रक्चरों का ये निर्माण करता है आपका। तो इस तरीके से अब ये ठंडे होने की प्रोसेस में है आपका। ये देख सकते हैं ठंडे होने की प्रोसेस है ये ठंडा हो रहा है आपका। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को अपन रेगड़ या रेगुड़ कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा जरा, अपन जनरली याद कर लेते हैं कि काली मिट्टी का नाम क्या है, तो रेगड़ या रेगुड़ है। लेकिन इसका नाम एक्चुअल में दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में इसे क्या कहा जाता है? रेगुड़ या रेगड़ कहती है। केरल में इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? साली। तो यदि आप केरल में जाओगे तो साली शब्द इस्तेमाल करेंगे। उत्तर भारत की यदि बात करेंगे, उत्तर भारत में खासतौर से उत्तर प्रदेश में बात करेंगे, तो इसे अपन केवाल या केवाली के नाम से जानते हैं। कभी कभी केवाली भी लिख देता है, तो वो यही मिट्टी है आपकी। इसे अपन कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे अपन उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से भी जानते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी की बात करी जाए, अंतर्राष्ट्रीय नामकरण इस मिट्टी का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका चरनोजम। तो इसे चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके कई नाम हैं। यदि अपन देखें तो केरल में इस मिट्टी को क्या कह रहे हैं? साली कह रहे हैं। दक्षिण भारत में इस मिट्टी को क्या कह रहे हैं? रेगुड़ या रेगड़ कह रहे हैं अपन। उत्तर भारत में खासतौर से उत्तर प्रदेश में इसे क्या कह रहे हैं? केवाल कह रहे हैं अपन। और ओवरऑल नाम क्या है इसका? तो काली मिट्टी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है? तो चरनोजम है इसका, अंतर्राष्ट्रीय नाम चरनोजम। काली मिट्टी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखी जाए तो भारत में दूसरा स्थान रखती है। और भारत में ये सबसे ज़्यादा जिस राज्य में पाई जाती है वो राज्य आपका महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में स्वाभाविक है, पहले आपकी ज्वालामुखी की गतिविधियां रही हैं। दक्कन ट्रिप का पठार है आपका, इसके ऊपर जाएंगे तो गुजरात है, और इधर आ जाएंगे तो मालवा का पठार है। हम मालवा के पठार के जस्ट नीचे आएंगे तो नर्मदा सोन घाटी है। तो ये दो राज्य हो गए आपके जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उनमें पहला राज्य आपका महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर आपका गुजरात। ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, ये मालवा के पठार में मिलेगी। सेकंड नंबर की यदि अपन बात करेंगे तो ये मिलेगी नर्मदा सोन घाटी में। और ये 3 प्रकार की होती है मध्य प्रदेश में। 3 कौन कौन से प्रकार हैं? तो उन प्रकारों को यदि अपन चर्चा करें, अभी करती है। ये महाराष्ट्र हो गया आपका, ये महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा। और सेकंड नंबर कौन हो गया? गुजरात हो गया। इसी से लगा हुआ है आपका मध्य प्रदेश नीचे वाला बेल्ट। यहाँ पर ये अपन मध्य प्रदेश के नक्शे पर देख रहे हैं, ये है आपकी मिट्टी। ये मध्यम काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ये वाली मालवा के पठार में देख रहे हैं अपन, इस तरीके का जो बना है वो मध्यम काली है। ये डार्क में जो मैंने दिखाई है आपको, ये डार्क है आपका। तो ये आपकी गहरी, ये आपकी जो डार्क वाली है ये हल्की काली मिट्टी है। ये वाली डार्क जो है ना, ये हल्की काली मिट्टी है। और ये बीच में जो स्पॉट्स से दिखाए हैं ये गहरी काली मिट्टी है। तो मध्य प्रदेश में 3 हो गई आपकी मध्यम काली मिट्टी, ये मालवा के पठार में मिलेगी। और नर्मदा सोन घाटी जो है उसमें मिलेगी आपको गहरी काली मिट्टी, ठीक है ना। और उसके जस्ट बगल में आपको मिलेगी हल्की काली मिट्टी।
तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में वर्गीकरण है। और ये ऊपर का देख रहे हैं, ये वाली जलोढ़ मिट्टी है आपकी। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ध्यान रखिएगा, दोनों में ही नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिना की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस एल्युमिना से आगे चल करके एल्यूमिनियम मिलता है, जो बॉक्साइड का एक है इसके। और काली मिट्टी में पोटास की मात्रा कैसी होती है? पर्याप्त है। जबकि ध्यान रखना, वो वाली अपन ने पढ़ी थी जलोढ़, उसमें पोटास की मात्रा कम होती है। अब ये आपकी इस तरीके की है काली मिट्टी। कपास पैदा होती है, इसलिए इसे अपन कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब इस मिट्टी का काला रंग क्यों पड़ा था? काला रंग पड़ने का मूल कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी का काला रंग लोहा और एल्युमिनियम के टिटेनीफेरस के कारण से पड़ा था। तो किसके कारण से पड़ा है? लोहा और एल्युमिनियम के टिटेनीफेरस के कारण से। लोहा और एल्युमिनियम के टिटेनीफेरस के कारण से इसका रंग क्या पड़ा था? काला पड़ा था। ये ध्यान रखिएगा। और काली मिट्टी में जल जल्दी नहीं सूखता है, अर्थात इसके द्वारा अवशोषित जल जो होता है वो कैसा है? अधिक दिनों तक रहता है, जल्दी नहीं सूखेगा, अधिक दिनों तक रहेगा। इससे इस मिट्टी में धान की उपज अधिक होती है। इस मिट्टी में क्या है आपकी? धान की जो उपज है, धान माने चावल, ये ज़्यादा होता है आपका, धान या चावल। ये देख सकते हैं, धान या चावल जो है वो आपका ज़्यादा होता है इस मिट्टी में। ये ध्यान रखिएगा ज़रा। थैंक यू राज। ये धान की फसल हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, दाल या चावल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कल अपन चर्चा कर चुके हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। संकर हाइब्रिड धान सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूपी में है। प्रति हेक्टर उत्पादन धान सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपका आंसर पंजाब होगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बालाघाट में होता है। और धान जो चावल अपन जो बोते हैं, ये पौधरोपण फसल है, इसमें पौधों को रोपा जाता है, जैसे ये रोप रहे हैं। एक बार प्रश्न आ जाता है कौन सी फसल है जो पौधरोपण है, यानी पौधे रोपे जाते हैं, तो उसमें गन्ना भी आपका पौधरोपण में आता है, और ये चावल भी आता है, धान भी आता है। और धान और जो चावल है ना, इस धान और चावल से मीथेन गैस निकलती है यहाँ से, इसमें से। तो आप ध्यान रखिएगा ज़रा, क्या बताइए किस खेत से मीथेन गैस निकलती है? तो धान के खेतों से या चावल के खेतों से निकलती है। और धान और चावल को सड़ा करके वर्तमान में अपन सैनिटाइजर बना रहे हैं। तो आजकल जो आप लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं ना, हर्बल वाले सैनिटाइजर जो आ रहे हैं, उनमें ये धान को सड़ा करके ही बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा ज़रा। काली मिट्टी में सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये मिट्टी स्वयं को जोतने का कार्य करती है। स्वयं को जोतने का कार्य इसलिए कर रही है। और ये कौन सा परिवर्तन, यदि पूछा जाए आपसे, काली मिट्टी वाला ये परिवर्तन कौन सा? काली मिट्टी में कम सिंचाई है, स्वयं को जोतने का कार्य कर रही है, कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जब पानी डालेंगे तो ये चिकनी हो जाएगी और बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाएगी। और फिर इसके बाद जब इसमें सूखेगी, धूप में रख देंगे तो सूखेगी, और सूख करके इसमें क्या होगी? दरारें बन जाएंगी इस तरीके से। और इन दरारों के अंदर आप बीज डाल दीजिएगा, और बीज डाल करके फिर पानी मानसून आएगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, बीज अंकुरित होने लगेगा। तो ये मिट्टी स्वयं को क्या कर रही है? जोतने का कार्य कर रही है। तो इस तरीके का प्रश्न आ जाता है। और ये परिवर्तन कौन सा है आपका? तो ये परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी में चावल की खेती होती है, ये अपन कर ही चुके हैं। इसके अलावा इसमें मैसूर, चना, खिचड़ी का भी अच्छा उत्पादन होता है। खासतौर से कपास बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये कपास का पौधा देख रहे हैं। अभी अपन उद्योग पढ़ेंगे तो वहाँ पर कपास को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कपास। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ये आप जो देख रहे हैं कपास है। कपास पहले गुजरात में बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन वर्तमान में कपास आपकी कहाँ पहुँच गई है? महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र में कपास है आपका सबसे ज़्यादा, ये कपास है। इसे अपन सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं, इसे वाइट गोल्ड कहा जाता है। ये तुलना है केवल आपकी, ध्यान रखिएगा, निकनेम रखे गए हैं। इसके अलावा ये विश्वव्यापी रेशा भी कहा जाता है। कल अपन ने इनकी कुछ निकनेम पढ़े थे, है ना, संज्ञा पढ़ी थी अपन ने, आपको याद होगा। तो ये ध्यान रखना, विश्वव्यापी रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा कपास है। अब थोड़ा सा ध्यान रखें, एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, आगे दिखाऊंगा आपको। कपास जो है आपका, ये कपड़ा उद्योग के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कपास आपका एक पॉलीसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। उसमें ये पॉलीसैकेराइड है, ये ध्यान रखिएगा। और कपास के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जानते थे। वहाँ कपास यानी कपड़े के प्रमाण अपन को मिले हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, चाइना ने अपना एक सैटेलाइट भेजा था, आपका यान भेजा था चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर कपास का पौधा रोपा गया था। यानी चंद्रमा पर किस पौधे को रोपा गया है? तो वो कपास का पौधा था। हालांकि उसने एक दिन जर्मिनेशन किया, मतलब थोड़ा सा अंकुरित हुआ, उसके बाद मर गया, लेकिन किया उसने। तो ये चिन्ह भेजा था। तो ये भी अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें कपास में क्या है, कीड़े लग जाते हैं,
और कीड़े के पिंक वॉल वर्म नाम का एक कीड़ा होता है, वो इस कपास की फसल को बहुत नष्ट करता है। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान इसमें जीन में परिवर्तन किया गया है। उस परिवर्तन के तहत क्या है कि जैसे ही वो कीड़ा इसको खाता है, कपास की फसल को खाता है, तो वो मर जाता है। तो ये वीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के किसानों को बचाने के लिए प्रयोग किए गए थे वीटी कॉटन वगैरह के। ये कपास से आप देख रहे हैं कपड़ा बनता है, और ये है वो आपका पिंक बॉल वर्म कीड़ा। इसी के कारण से जेनेटिक इंजीनियरिंग में बदला गया है आपका कपास को। रुई वगैरह बनती है इससे, मालूम ही होगा आप लोगों को, है ना। ये कॉटन है आपका, कपड़े हैं। अभी आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है आपका? कपास है। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास। कपास के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत का ये कैसा पौधा हो गया? तो देशज, क्योंकि भारत का ही पौधा है। कैसी फसल है? तो ये नगदी फसल है। कैश पेमेंट दो आप, इसमें तुरंत पैसा मिलेगा। जैसे गन्ना नगदी फसल है। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो बीज से। तो कपास के जो रेशे है वो किससे प्राप्त होंगे? बीज से प्राप्त होंगे। ये वास्तव में क्या है? तो सेलुलोज है। सेलुलोज कौन सा सेलुलोज है? तो ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सेलुलोज है वास्तव में। देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होगा? तो चीन में होगा। भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र में होगा आपका। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपका कहाँ पर होता है? खंडवा खरगोन में। इसलिए मध्य प्रदेश को अपन क्या कह देते हैं? उजले जिले कह देते हैं। मध्य प्रदेश को उजले जिले या व्हाइट जिले के नाम से जाना जाता है। और ये सफ़ेद सोना कहा जाता है, विश्वव्यापी रेशा भी कहा जाता है इसे। और पिंक वॉलवर्म नाम का कीड़ा लगता है, और इसी के कारण से महाराष्ट्र के किसानों ने क्या की थी? आत्महत्या की थी। तो पिंक वॉलवर्म किस फसल को नष्ट कर रहा है आपका? इस तरीके से आप इन फ्लो चार्ट को बनाएं। यहाँ पर ये एक डायग्राम में और लिख देना। ये आपका चीन ने यान भेजा था। चीन का यान था, चंद्रमा पर पौधा लगा है। ये किस पे लगा था? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर इसे एक दिन के लिए लगाया गया था। तो ये थोड़ा सा इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पर, है ना। ये चालू हो गया। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से हुआ है। अब अगला जो मिट्टी आती है वो कौन सी है? लाल है। तो लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो जो ग्रेनाइट चट्टान है उनके टूटने से। ध्यान दीजिएगा। अब ग्रेनाइट कहाँ से बनी है आपकी, उसको भी क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, जैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका लावा है। लावा जब बाहर निकल के आता है, तो बाहर निकल करके जब लावा बहेगा, खासतौर से पानी के अंदर जाएगा, तब जो चट्टान बनेगी वो चट्टान होगी आपकी बेसाल्ट। ठीक है ना, ये बेसाल्ट चट्टान होगी। और सब ये आपका इस तरीके से मान के चलो, ये ज्वालामुखी है फॉर एग्जांपल, ये आपका अब यहाँ से निकल के आ रहा है ये लावा इस तरीके से। ठीक है ना, ये लावा निकल के आ रहा है, तो ये बाहर आकर के ऐसे बहेगा आपका। तो बह करके आपका ये लावा ने बहना चालू किया और बह करके पानी के अंदर चला गया, तब ये जो चट्टान बनेगी वो कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट चट्टान। ये एक्चुअल में आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान का ही प्रकार एक बेसाल्ट चट्टान है। ये पानी के अंदर बनती है और ये सी के अंदर जा करके ये भी आपकी आग्नेय चट्टान है। ठीक है ना, इसी के अंदर यदि ये जमा हो जाता है और ठंडा हो जाता है, लावा निकलना बंद हो जाएगा, एक समय के बाद ठंडा हो जाएगा, तो इस चट्टान को अपन कहेंगे ग्रेनाइट चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टान का जो क्षरण होता है, इस क्षरण से तो बनती है काली मिट्टी, और जो ग्रेनाइट चट्टान जो इसके अंदर है आपकी, इससे जो क्षरण होता है तो उसके टूटने से बनती है आपकी लाल मिट्टी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? तो आपकी लाल मिट्टी बनती है। और बेसाल्ट चट्टान के क्षरण होने से कौन सी मिट्टी बनती है आपकी? तो वो बनती है आपकी काली मिट्टी। और ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय सेल का ही क्या है? उदाहरण है। बेसाल्ट चट्टान भी आपका किसका उदाहरण है? आग्नेय सेल का। एक तरीके से कहा जाए तो जो लाल मिट्टी है आपकी, ये भी लावा के द्वारा ही बनी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो तीसरे नंबर पे है आपकी लाल मिट्टी। और मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड में पाई जाएगी। और भारत में जिस राज्य में ये लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो राज्य आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अलावा ये छत्तीसगढ़ में भी आपको मिलेगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। खास तौर से आपका मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला बेल्ट है। यदि आप मैप पे देखते हैं तो ये वाला बेल्ट है आपका, इस वाले बेल्ट में मिलेंगे। और यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश वाला ये बेल्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला बेल्ट, यहाँ मिलेगी आपको लाल मिट्टी। ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला पूरा बेल्ट है आपका, ये वाला पूरा बेल्ट, ये लाल मिट्टी वाला बेल्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं तो ये वाला बेल्ट है आपका
लाल मिट्टी का, मध्य प्रदेश में। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन फास्फोरस कैसे कम पाए जाते हैं। तो शुरुआत की 3 मिट्टियाँ हुई जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कैसी है, कम है, लेकिन इसमें आयरन पाया जाता है, यानी लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, और इस लोहे के आयरन के कारण ही इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से इसका रंग कैसा है, लाल है। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा उपजाऊ चीज़ नहीं है। आपकी सिंचाई के साधन अच्छे कर लिए जाए तो थोड़ी बहुत अपन फसल ले सकते हैं। मेन रूप से इसके नीचे क्या है, खनिज बहुत ज़्यादा है इस मिट्टी में। यहाँ फसल ज़्यादा नहीं होती, खनिज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये चट्टानों के नीचे से है। मैंने अभी बताया था किस तरीके से बन रही है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। पीली मिट्टी, ये भारत में सबसे अधिक पीली मिट्टी जो है वो केरल में पाई जाती है। वैसे अपन दोनों को मिला करके पढ़ते हैं। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी होती है उस क्षेत्र में यदि वर्षा ज़्यादा हो जाए, यानी वर्षा अधिक हो जाए जिस मिट्टी में लाल मिट्टी है, तो उसमें से जो रासायनिक तत्व वो निकल करके चले जाते हैं, और रासायनिक तत्व जब बह जाते हैं तो वो कैसी मिट्टी बची जाती है, केवल पीली बची जाती है। इस तरीके से लाल पीली मिट्टी का दोनों का कॉम्बिनेशन साथ साथ में ही चलता है। देखी जाएगी तो स्पेशली आपको कहाँ मिलेगी, केरल में मिलेगी आपको ये मिट्टी। और इसके बाद आ जाती है लेटेराइट, ये चौथे नंबर पे है। इस मिट्टी का रंग भी हल्का सा कैसा होता है, लाल ही होता है, और जब वर्षा होती है तब इस मिट्टी में से चूना पत्थर बह करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और चूना पत्थर बह करके जब अलग हो जाता है तो ये कैसी हो जाती है, आपकी अम्लीय हो जाती है, और इसके कारण से मिट्टी सूखने पर लोहे के समान कड़ी भी हो जाती है। इसलिए इसका इस्तेमाल अपन ईंटें बनाने में ज़्यादा करती हैं। इस मिट्टी का निर्माण किसमें होता है, ईंट में। और ये भारत में कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा ये मिलेगी आपको कहाँ पर, केरल में मिलेगी आपको। यदि देखेंगे तो ये मिट्टी पीली मिट्टी के साथ में ही इस मिट्टी का वो है, केरल में सबसे ज़्यादा मिलती है ये मिट्टी। और मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जो बेल्ट है वहाँ पर ये थोड़ी सी पाई जाती है। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी में लोहे ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास चूना कार्बनिक तत्व कैसे कम है। कुल मिलाकर के नाइट्रोजन फास्फोरस सभी में कम है, इसलिए अपन को खाद की आवश्यकता हर मिट्टी में पड़ती है। ये मिट्टी मुख्यतः स्थानबद्ध मिट्टी है, स्थानबद्ध, और ये चूने की कमी के कारण से कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इसी वजह से इसमें चाय के बागान बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ चाय की खेती बहुत अच्छी होती है इस मिट्टी में। चाय के अलावा यहाँ कॉफ़ी की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ काजू की खेती बहुत अच्छी होती है। तभी तो काजू हुआ, महाराष्ट्र वाली बेल्ट में आ जाता है ये आपका, काजू हुआ, चाय हुआ। तो ये अम्लीय मिट्टी के कारण से लेटेराइट मिट्टी में ये फसलें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये देख सकते हैं चाय की पत्तियाँ हैं आपकी, ये जो देख रहे हैं चाय की पत्ती। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है, असम में। सेकंड नंबर आपका कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ है, दार्जिलिंग। अच्छा आप बताइए जरा, चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, थैंक यू दीक्षा। आप लोग बताइए जरा, चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, ये जोरहट आपका कहाँ पर आता है, असम। जोरहट आंसर बिल्कुल सही है। मैंने याद कराने का तरीका बताया था। सुबह सुबह चाय पी करके अपन प्रेशर बनता है, तो जोर से जब प्रेशर बनता है तो बगल वाले से कहते हैं हट। तो इस तरीके से याद रख लेना। ये चाय के बागान है, और ये भी ध्यान रखना भारत में चाय के बागान सबसे पहले अंग्रेजों ने लगाए थे। तो भारत में चाय लेके कौन आया, तो अंग्रेज लेके आए हैं। सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है चाय का, तो कीनिया है। सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है चाय का, तो चीन है। सेकंड नंबर पर भारत है। महिलाएं यहाँ चाय की पत्तियों को बीनती हैं, ठीक है ना, ये छटनी करने का काम करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं चाय के बागान है, पुरानी चले आ रहे हैं जो अंग्रेजों ने लगाए थे चाय के बागान, उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। ये आप देख सकते हैं कॉफ़ी है। कॉफ़ी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है, और ब्राज़ील का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस। ब्राज़ील के बंदरगाह का नाम क्या है, सेंटोस है। इसे कॉफ़ी पत्तन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ से कॉफ़ी का निर्यात काफ़ी किया जाता है। अरेबिका जो कॉफ़ी होती है वो मैंने आपको बताया था कल, एक जीव था आपका, स्तनधारी था, उसकी पोटी से बनाया जाता है। एक हाथी की लीद से भी बहुत स्पेशल कॉफ़ी बनाई जाती है। तो बहुत सारे टेस्टी जो चीज़ें हैं वो कुछ अजीब तरीके से बनाई जाती हैं, और यदि इनकी प्रोसेसिंग को आप देख लेंगे तो संभवतः आप खाना भूल जाएंगे। ये आपकी कॉफ़ी है। भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, सेकंड नंबर पर बन जाएंगे तो आपका असम है, और इसके बाद तमिलनाडु है। तो यहाँ पर ये कॉफ़ी है आपकी सबसे ज़्यादा। और मध्य प्रदेश में भी कॉफ़ी होती है, थोड़ी सी कुकरू में होती है। कुकरू आपका कहाँ पर आता है, बैतूल में आता है। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये फसल बताएं जरा ये किसकी है। आप यदि ये पिक्चर देख रहे हो तो बताइए ये क्या है, ये आपका, इसे देख करके बताएं जरा आप लोग ये क्या है। शालिनी थैंक यू, रिंकू थैंक यू, सभी लोगों को धन्यवाद। हाँ बिल्कुल सही है, शालिनी का जवाब सही है, सुमन का जवाब सही है। काजू है जी आपका,
ये फसल किसकी है? काजू की। ये इस तरीके का लगता है काजू जो अपन खाते हैं, है ना, ये काजू की फसल है इस तरीके की। देखो कितना शानदार लग रहा है ये काजू है, इस तरीके से लगता है। एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है ये काजू। ये लेटराइट मिट्टी आप देख सकते हैं, इसी ईंटें वगैरह ज़्यादा बनाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टी, इसे वनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में ही पोटास, फास्फोरस और चूने की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ये से पर्वतीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वनी मिट्टी भी अपन कहते हैं। ये आपकी पर्वतीय मिट्टी या वनी मिट्टी। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत में बागवानी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? केरल में होती है, ध्यान रखना। झूम खेती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नागालैंड में की जाती है झूम खेती सबसे ज़्यादा, अपन पढ़ चुके हैं इसको। और इसमें जीवाश्म यानी फॉसिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जीवाश्म विज्ञान के पिता के रूप में जैसे जाना जाता है, यानी फादर ऑफ पैलेंटियोलॉजी जिसे कहते हैं अपन, तो पैलेंटियोलॉजी के रूप में किसको जाना जाता है? लियोनार्डो दा विंसी। ये जीवाश्म का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे नाम दिया जाता है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी, इसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। और जीवाश्म का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने किया था। अच्छा ये बताएं, लियोनार्डो दा विंची में ये विंची नाम क्या है? ये विंची क्या नाम है आपका? ये इटली के बहुत बड़े चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। कई बार अपन ने पढ़ा है इनके बारे में। ये दो चीज़ें याद रखनी है इनके बारे में अपन को। लियोनार्डो दा विंची कौन है? तो ये विंची क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये विंची है क्या चीज़? आप बताएंगे ज़रा। लियोनार्डो दा नाम हो गया, ये विंची क्या है? थोड़ा सा जवाब दीजिएगा आप लोग। लियोनार्डो दा विंची में ये विंची क्या है? काजू थोड़ी है ये, काजू की फसल तो हो गई राजू भैया, रवि काजू की फसल तो हो गई। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, विंची के बारे में थोड़ा सा आइडिया है आप लोगों को? नहीं, ये बात सही है। मोनालिसा पेंटिंग है इनकी, द लास्ट सफर पेंटिंग है, हेलीकॉप्टर का इन्होंने डिजाइन बनाया था, मानव की बॉडी की जो अंदर की संरचना है उनका पहली बार इन्होंने डायग्राम बना करके बता दिया था, इन्होंने हड्डियों के बारे में बता दिया था। 500 ईस्वी पूर्व में बहुत बड़े जानकार थे। जगह का नाम है, बिल्कुल सही है ये, कुलदीप का बिल्कुल सही जवाब है। ये जगह का नाम है, इटली का एक गांव है विंची, ये वहाँ के थे। जैसे अपन कहते हैं ना ये मोरेना वाले, सवरगढ़ वाले, कैलारस वाले, तो इसी तरीके से ये कहाँ के हो गए? इटली में विंची वाले। तो ये लियोनार्डो दा इनका नाम है और ये विंची इनकी जगह का नाम है, इनके गाँव का नाम है। ये देख सकते हैं, ये जीवाश्म में आपके फॉसिल हैं, इन पर अध्ययन किया था इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, यह है वो पेंटिंग आपकी मोनालिसा। इस पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में ये जो पेंटिंग है आपकी बड़ी रहस्यात्मक है ये पेंटिंग, इस पर रिसर्च चल रही है आपकी, कि जैसे ही देखते हैं तो ये मुस्कुराती रहती है। कई लोगों ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करी थी, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अपने खुद की बनाई है, तो ये रिसर्च का विषय है, वो अलग टॉपिक है। तो ये मोनालिसा पेंटिंग है, पेरिस के म्यूजियम में वर्तमान में रखी हुई है। ये वाली पेंटिंग इनकी द लास्ट सपर है, लास्ट सपर। ये कौन सी पेंटिंग है? लास्ट सपर। इसमें जीसस बैठे हुए हैं और ये भोजन कर रहे हैं अंतिम यात्रा के दौरान। कुछ लोग कहते हैं कि इस पेंटिंग में इन्होंने म्यूजिक को छुपाया है। और एक और खासियत लियोनार्डो दा विंसी की, ये शोध कर रहे थे तो ये शोधों को मिरर टेक्नोलॉजी में लिखते थे। इन्होंने पूरा का पूरा जो शोध ग्रंथ लिखे हैं किस में लिखे हैं? मिरर में लिखे हैं, यानी आप उल्टा करके ही उन्हें पढ़ सकते हैं, वैसे आप इनको पढ़ ही नहीं सकते। लियोनार्डो दा विंसी बहुत सर्वश्रेष्ठ थे, है ना। तो इसमें संगीत म्यूजिक छुपा हुआ है, ऐसा कहा जाता है रिसर्चरों का। अगली मिट्टी आती है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। ये मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा में पाई जाती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा कैसी होती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलेगा। देखेंगे तो ये मिट्टी यहाँ पर है आपकी। थोड़ा सा नक्शेबाजी यदि अपन स्टडी करें तो ये पंजाब हो गया, तो पंजाब के नीचे जा रही है तो दक्षिणी पंजाब हो गया। हरियाणा के ये कहाँ पर है? हरियाणा के थोड़े से उत्तर दिशा में भी है, और इधर उत्तर ऊपर हो जाएगा, और इधर ये दक्षिण में भी है, और इधर राजस्थान में कहाँ पर है? पश्चिम में है आपका। तो राजस्थान के इस पश्चिम में इधर यहाँ पर, तो ये मिट्टी आपको मिलेगी। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई आपकी? यहाँ पर अपन देखें तो ये इस वाले बेल्ट में आप देख सकते हैं, ये वाली मिट्टी आपकी, और ये शुष्क मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, ठीक है ना। इसमें घुलनशील लवण और फास्फोरस की मात्रा कैसी होती है? ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व कैसे पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादा उपजाऊ वगैरह तो है ही नहीं, ये मिट्टी रेगिस्तान है पूरा आपका, ठीक है ना। ये मिट्टी उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। इस मिट्टी में तिलहन के अलावा ज्वार, बाजरा, रागी यानी मोटी अनाज थोड़ी बहुत अपन कर सकते हैं, ये बहुत कम उपजाऊ होती है, रेगिस्तान में है।
इसके अलावा क्षारीय या नमकीन मिट्टी। क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर जल की निकास की सुविधा नहीं होती, तो इसके कारण से क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है और जो लवण है वो वहीं पर इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके मैग्नीशियम, ये लवणों की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है और मिट्टी कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो इस तरीके से क्षारीय तत्व बढ़ जाती हैं। इस मिट्टी में नारियल की खेती अच्छी होती है, साथ में ताड़ की खेती बहुत अच्छी होती है। तो नारियल और ताड़ के लिए ये मिट्टी काफ़ी हद तक ठीक है। इस मिट्टी को अपन क्षारीय मिट्टी, रे मिट्टी, ऊसर मिट्टी और कल्लर मिट्टी के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये इसके नाम है और खासतौर से पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी राजस्थान और केरल के तटवर्ती इलाके में ये पाई जाती है और खासतौर से नारियल और ताड़ की खेती के लिए कैसी है, अच्छी है जी आपकी। ये देख सकते हैं नारियल और ताड़ की खेती इस मिट्टी में अच्छी होती है। नारियल वर्तमान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, तो केरल में होता है, ये आप जानते ही हैं। ये नारियल है आपका। जैविक मिट्टी, जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे पीट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और जिस इलाके में दलदल है उस इलाके में ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, इस इलाके में दलदल काफ़ी है। और दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस और पोटास की मात्रा कैसी होती है, कम होती है और लवण अधिक पाए जाते हैं और ये फसल उत्पादन के लिए अच्छी नहीं है। इसके बाद मृदा अपर्दन, ये मिट्टी हो गई आपकी मृदा अपर्दन यानी सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी कैसे नष्ट होती है। तो इसमें दो है आपकी, एक तो परत अपर्दन है। परत में क्या होता है, हवाएं तेज चलती हैं, हवाएं तेज चलने के कारण से हवा की वजह से ऊपर मिट्टी के जो कण होते हैं वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे पश्चिम भारत में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे अपन वायु या और एक और होता है अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन में क्या होता है, तेज गति से पानी बहता है और वो बहता हुआ मिट्टी को काट करके ले जाता है। चंबल नदी के जो बीड़ हैं वो अवनलिका अपर्दन का यानी गली इरोजन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मिट्टी वायु में तेज गति से उड़ करके जाती है और ये अवनलिका अपर्दन का एक उदाहरण है आपका। इस तरीके से मिट्टी है और पानी तेज गति से बह रहा है तो ये कटाव चालू हो गया आपका, तो ये तीव्र गति से बहा करके ले जाती है और बीहड़ इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये आप देख रहे हैं मिट्टी इस तरीके से कट कट के जा रही है। और ये बीहड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे मुरैना और भिंड में। ये बीहड़ है आपके, यमुना के द्वितीय शिवालिक क्षेत्र में भी ये पाई जाती हैं बीहड़, ठीक है ना। ये बीहड़ है, देख सकते हैं। ये गली इरोजन का उदाहरण है। देखो ये नीचे से मिट्टी निकल गई आपकी पूरी, पेड़ ऊपर की केवल जड़ें जड़ें रह गई हैं आपकी। ये इस तरीके से देख सकते हैं आप, गली इरोजन है ये आपका। अब मिट्टी में क्षारीयता की समस्या आ जाती है तो उसे कैसे दूर करेंगे, तो उसमें अपन जिप्सम मिलाएंगे, जैसे अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। याद है ना, 2 पानी के अणु पाए जाते हैं, मैंने कराया था, हरसॉट कहा जाता है जिप्सम को। और यदि अम्लीयता की समस्या है तो उसमें क्या मिलाएंगे, चूना पत्थर मिलाएंगे। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान के चलो मिट्टी है, मिट्टी में से अपन चूना पत्थर को बाहर निकाल दें तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, तो अम्ल हो जाएगी। यदि उसमें जिप्सम मिला दें तो कैसा हो जाएगा, क्षारीयता हो जाएगी। तो ये पैमाना है आपका 1 से लेकर 14 तक, और जो 7 से नीचे जिनका pH स्केल होता है वो अम्लीयता का दर्शाता है, 7 से ऊपर का जो होता है तो वो क्षारीयता को दर्शाता है। ये चूना पत्थर है आपका। और सौगर्म का जो पौधा होता है, एक पेड़ है आपका सौगर्म का, ये मिट्टी की अपर्दन जो होता है यानी मिट्टी के नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तीव्र गति से इस तरीके से पानी बह के जा रहा है आपका, तो ये सौगर्म का पौधा बढ़ाता है आपका। पाइजोल, पाइजोल भी एक मिट्टी है, यह खासतौर से कोणधारी वनों में पाई जाती है। कोणधारी को कहते हैं शंकु यानी कॉनिफेरस वन, यानी पर्वत वाले इलाकों में जहाँ पर आपकी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, उस इलाके में ये मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कॉनिफेरस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पत्ती जो होती है वो इस तरीके से त्रिकोणी हो जाती है, जिस वजह से जब बर्फ़ इन पर गिरे तो यहाँ नोक की वजह से बर्फ़ पिघल करके नीचे की ओर आ जाए, और यहाँ पर जो आपका बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, साथ में फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो होती रहे। और नहीं तो पत्तियों पर बर्फ़ गिर जाए, जम जाएगी पूरी, तो फिर क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन और साथ में ये आपका क्या चीज़, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो ये इस इलाके में ये मिट्टी पाई जाती है कॉनिफेरस में। मिट्टी में अम्लीयता क्षारीयता, तो मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता कलिल से उत्पन्न होती है, कलिल यानी कोलाइड के कारण से। कोलाइड में क्षार तत्व अधिक रहता है तब क्षारीयता और हाइड्रोजन अधिक अवशोषित करता है, तो उसे अपन अम्लीयता के नाम से जानते हैं। और अम्लीयता क्षारीयता दोनों ही पौधों के लिए कैसी हैं आपकी, हानिकारक होती हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 से 14 तक का pH स्केल होता है, उस पर ये निकाली जाती हैं आपकी। अम्लीयता यदि ज़्यादा है तो चूना मिला के दूर करते हैं, और क्षारीयता ज़्यादा है तो उसमें जिप्सम मिला करके उसे दूर करते हैं।
ये हो गई आपकी मिट्टियाँ। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगली क्लासेस आपकी कब रहेगी? शनिवार के दिन रहेगी। कल तो ऑफ रहेगा आपका, सोमवार को रहेगी, और सोमवार को वर्ग 3 की क्लासेस भी मैं आप लोगों को दूंगा और मैं आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपके लिए धन्यवाद। ठीक।